आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टि के टेस्ट सीरीज नंबर 4 को चौथे टेस्ट को शुरू करते हैं, जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए है। इसके अब तक हम लोग 3 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, वहाँ पे सभी वीडियो क्रम से आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चौथे टेस्ट की बात करते हैं, जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए इसके एक एक प्रश्नों को हम लोग डिटेल से व्याख्या सहित सॉल्व करते हैं। आइए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, हम लोग चौथे टेस्ट का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह राजस्थान में, राजस्थान के बीकानेर में अल नजाह का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। अल नजाह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के मध्य आयोजित किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सरकारी स्कूलों के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रवीण योजना की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अगस्त 2022 में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है सरकारी स्कूलों के छात्रों को उनकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा पूरी करने तक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह योजना उन छात्रों की मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है जो अपनी पढ़ाई और शिक्षा जारी रखने में सक्षम नहीं हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के लिए प्रवीण योजना शुरू किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो मंजरा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि कोयना, तुंगभद्रा और भीमा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। कृष्णा नदी की बात किया जाए तो यह दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। इसका उद्गम सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास हुआ है। ठीक है, वहीं मंजरा की बात किया जाए तो मंजरा यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी में मंजरा आता है, उसके बाद पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता ये सभी गोदावरी की सहायक नदी हैं। गोदावरी नदी की बात किया जाए तो यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले से हुआ है। नेक्स्ट है, पैंग्योंग तसो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पैंग्योंग तसो झील से संदर्भित सही कथन बताना है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है इसमें। पैंग्योंग त्योंग झील की बात किया जाए तो यह झील सिक्किम में स्थित है, तो यह कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि पैंग्योंग तसो झील यह लद्दाख में स्थित है, न कि सिक्किम में। ठीक है, यह लद्दाख में स्थित है, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा कथन कह रहा है कि झील का 1/3 हिस्सा चीन में और 2/3 हिस्सा भारत में स्थित है, तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि पैंग्योंग त्यों झील की 1/3 हिस्सा भारत के पास 1/3 हिस्सा है, वहीं 2/3 हिस्सा चीन के पास स्थित है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें दोनों कथन गलत दिया गया है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पैंग्योंग तसो झील लद्दाख में स्थित है, लद्दाख राज्य में स्थित है। और एक पॉइंट आप सभी यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, पैंग्योंग त्योंग झील यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे जल की झील है। ठीक है, जो लद्दाख में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए तथा कपास उत्पादन के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कपास उत्पादन की बात किया जाए तो भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है, यह पहले स्थान पे है। वहीं दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे पे राजस्थान और चौथे पे आंध्र प्रदेश आता है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कपास उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य गुजरात है। ठीक है, वहीं जूट उत्पादन की बात किया जाए, जूट उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है भारत का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी गई है। तो किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? संजय बारू के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो कब किया जाएगा इसका आयोजन? तो 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य
बात किया जाए इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य किया जाएगा। नेक्स्ट है, रोम किस नदी के तट पर स्थित है। रोम यह टाइबर नदी के तट पर स्थित है। रोम की बात किया जाए तो यह इटली की राजधानी है। रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थ्योरी दी है। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी है, तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। बिग बैंग थ्योरी की बात किया जाए तो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मिल्की वे और सौर मंडल से संबंधित है। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी, तो यह जॉर्ज लेमेंटियर ने। आइए कुछ देश और उसके राजधानियों को हम लोग मैच कराते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। लिथुआनिया की राजधानी की बात किया जाए तो लिथुआनिया की राजधानी विनियस है। ठीक है, विनियस लिथुआनिया की राजधानी है। वहीं अल्बानिया की राजधानी तिराने है। माली की राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी बमाको है। ठीक है, वहीं लिचेस्टीन की राजधानी वाजूद है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा गेम्स वाइड ओपन होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो पेरिस में किया जाएगा। ठीक है, जिसका आधिकारिक नारा गेम्स वाइड ओपन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइगर रिजर्व और उसकी अवस्थिति को देखते हैं, जो सभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ बताना है कौन सा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। आइए हम लोग इसे देखते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया जाए तो यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। वहीं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये बिजनौर जिले में स्थित है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित सही कथन देखना है। पहला कथन दिया है, हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुक्रमण कर दिखाती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुक्रमण दिखाती है। वहीं दूसरा कथन कह रहा है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तन होता है। बिल्कुल ये भी कथन सही हो जाएगा, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के होने के कारण प्राकृतिक वनस्पतियों में परिवर्तन देखा जाता है। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का मानक मध्याह्न समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। तो भारत का मानक मध्याह्न समय रेखा की बात किया जाए तो यह छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय मध्याह्न रेखा ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है। ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ये कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये इसमें 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार प्रश्न रिपीट होता है कि भारत का मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों से, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। नेक्स्ट देखते हैं, गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गन्ने की फसल की बात किया जाए तो यह एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है। तो बिल्कुल सही है, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल में आता है। वही गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गन्ना उत्पादन के लिए तापमान 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री होना चाहिए, न कि 35 और 45। ठीक है, इसको 21 से लेकर 27 डिग्री तक, 27 डिग्री सेल्सियस तक इसको तापमान की ज़रूरत होती है। वहीं पे 75 सेमी से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कथन 1 सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है,
स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही कथन बताना है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नीति आयोग, रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बिल्कुल सही है, पहला कथन सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ने नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी है। तो इसका दोनों कथन सही है, इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। किन 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 लोगों के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के द्वारा यह समझौता किया है। इन दोनों के नाम आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है, उसमें कौन कौन शामिल हैं, तो नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन शामिल हैं। ठीक है, और यह समझौता 2022 से लेकर 2025 तक 3 वर्षों की साझेदारी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाराणसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रूज सेवाएं शुरू होगी। तो वाराणसी के तर्ज पर क्रूज सेवाएं ये कहाँ पे शुरू होगी, तो प्रयागराज में शुरू होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ जो सही सुमेलित नहीं उसे बताना है। पाकिस्तान की राजधानी लाहौर है, तो यह गलत हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं जर्मनी की राजधानी की बात किया जाए, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और यूक्रेन की राजधानी कीव है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। ये सभी राजधानियाँ सही सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्षुद्र ग्रह की बात किया जाए तो यह पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और शनि की कक्षाओं में नहीं, ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, न कि पृथ्वी और शनि के मध्य। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि क्षुद्र ग्रहों का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न भिन्न होता है। तो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सही है। वहीं तीसरा कथन कह रहा है सूर्य की ओर आने पर क्षुद्र ग्रह में पूंछ की उत्पत्ति होती है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की ओर आने पर क्षुद्र ग्रह आमतौर पर अधिक ठोस और स्वनिहित रहते हैं, न कि पूंछ की उत्पत्ति होती है। वहीं पूंछ की उत्पत्ति की बात किया जाए तो पूंछ की उत्पत्ति धूमकेतुओं द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। वहीं चौथा कथन कह रहा है एस्ट्रोजन एक प्रकार के क्षुद्र ग्रह है। तो बिल्कुल सही है, एस्ट्रोजन एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है जो बृहस्पति की कक्षा के पास पाया जाता है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कथन 2 और 4 सही हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो सर्वाधिक है। एल्बिडो की बात किया जाए तो एल्बिडो किसे कहते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। एल्बिडो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा का वह भाग जो बिना पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए परावर्तित हो जाता है, उसे एल्बिडो कहते हैं। चूँकि हिमपात में उच्च प्रकाशानुपात अर्थात एल्बिडो होता है, इसलिए हिमांक मंडल डेट इज क्रायोस्फीयर में उच्चतम प्रकाशानुपात पाया जाता है। तो एल्बिडो सर्वाधिक कहाँ पाया जा सकता है, तो हिमांक मंडल में पाया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया दैट इज पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया जो प्रभावी हुआ। तो यह 4 अगस्त 2022 को प्रभावी हुआ है। आपराधिक प्रक्रिया दैट इज पहचान अधिनियम 2022 की बात किया जाए तो यह आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 ने कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 का स्थान लिया है, जिससे कैदियों के आइडेंटिफाई करने की अनुमति दी गई है। तो इसे ध्यान रखिएगा, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 किस का स्थान लिया है, तो ये कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 का स्थान लिया है। अगला देखते हैं, कम्हरिया घाट पुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
कमरिया घाट पुल की बात किया जाए तो इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी पर किया गया, तो यह गलत हो जाएगा। क्योंकि कमरिया घाट का निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घाघरा नदी के तट पर किया गया है। ठीक है, घाघरा नदी पर किया गया है। तो कमरिया घाट का निर्माण कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घाघरा नदी पर किया गया है। और ये पुल गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 80 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। तो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कथन 2 सही है। भूमध्य रेखा की लगभग कुल लंबाई है, तो भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 40,000 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा की बात किया जाए तो यह 78.8% जल और 21.3% भूमि से गुजरती है। इंडोनेशिया में भूमध्य रेखा की लंबाई समुद्र और भूमि पर सर्वाधिक है। ठीक है, तो कहाँ पे इसकी लंबाई सर्वाधिक है? तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट देखते हैं भारत का अंतिम बिंदु और उसके नाम को देखते हैं। आइए देखते हैं इसमें सबसे उत्तरी ध्रुव, भारत के सबसे उत्तरी ध्रुव को क्या नाम दिया गया है? तो भारत के सबसे उत्तरी ध्रुव को इंद्राकौल नाम दिया गया है, जो लद्दाख में स्थित है। वहीं सबसे पश्चिमी ध्रुव की बात किया जाए तो भारत का सबसे पश्चिमी ध्रुव गुहार मोती है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। वहीं सबसे पूर्वी ध्रुव कीबुथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे दक्षिणी ध्रुव की बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो अंडमान निकोबार समूह में, द्वीप समूह में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन है? तो भारत हो गया है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। वहीं निर्यातक में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत बन गया है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक भारत है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी भारत ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने पंचामृत योजना शुरू की है। पंचामृत योजना की बात किया जाए तो ये किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। ठीक है, तो पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। डेनमार्क कॉरपोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? तो यह वाराणसी में की जाएगी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को यहाँ सुमेलित करना है। यहाँ पे शहर और उसकी अवस्थिति के बताना है कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो लाहौर की बात किया जाए तो लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। वहीं लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। और न्यूयॉर्क की बात किया जाए तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। और वान ये राइन नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्यांश प्रधान मध्यांश रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों से होकर गुजरती है? प्रधान मध्यांश रेखा की बात किया जाए तो ये फ्रांस और घाना से होकर गुजरती है। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रधान मध्यांश रेखा की बात किया जाए तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है। यह कुल 8 देशों से होकर गुजरता है। और महाद्वीपों की बात किया जाए तो कुल 3 महाद्वीपों से होकर यह रेखा गुजरता है। तो प्रधान मध्यांश रेखा कुल 8 देशों से गुजरता है। कौन कौन से वे 8 देश हैं? तो इसमें यूके यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, स्पेन है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो स्थित है। वहीं 3 महाद्वीप की बात किया जाए तो कौन से 3 महाद्वीप से गुजरता है? यह यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका से ये 3 महाद्वीपों से प्रधान मध्यांश रेखा गुजरता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूपर्वटी में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण से संबंधित जानकारी प्रदान करता है? भूपर्वटी में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण से संबंधित जानकारी कौन प्रदान करता है? तो गुरुत्व और संगति प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में माटी कला मेला आयोजित किया गया था? तो माटी कला मेला आयोजित कहाँ पे किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। माटी कला मेला का उद्देश्य की बात किया जाए तो इसका उद्देश्य मृदा के बर्तनों और उनकी कला को बढ़ावा देना और मृदा के कारीगरों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। ठीक है, तो माटी कला मेला का आयोजन लखनऊ में किया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन आयोजित किया गया था।
तो यह 5 से 12 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित किया गया था। ठीक है, बढ़े चलो आंदोलन 5 से 12 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य है देश के युवाओं के साथ जुड़ना और उनमें देशभक्ति की गहरी भावना स्थापित करना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जूट मिल पश्चिम बंगाल के रिसरा में स्थापित की गई थी। कब? तो 1855 में। 1855 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया है। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा, तो यह गलत हो जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया है, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा। और भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलमध्य स्थित है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पीली क्रांति संबंधित है, तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा 2 शहर उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो आगरा और वाराणसी करेगा। इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश G20 शिखर सम्मेलन का कुल 4 शहरों में आयोजित करेगा, जिनमें लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा, ये चारों शहरों का नाम आपको याद होना चाहिए। आने वाले PCS एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो 4 शहर कौन कौन सा है? तो लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों का चयन किया गया? तो 10 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए चयनित कुल 151 पुलिसकर्मियों की सूची में उत्तर प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भी आकार की घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भी आकार की घाटियों के संबंधित सही कथन बताना है। आइए देखते हैं, ये पर्वतों और पहाड़ियों में बहुत समान तौर पर पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, पर्वतों और पहाड़ियों में भी आकार की घाटियाँ समान तौर पर पाए जाते हैं। और वहीं दूसरा कथन दिया है, ग्रैंड कैनियन एक प्रकार की भी आकार की घाटी है, तो ये भी कथन सही है। ग्रैंड कैनियन की बात किया जाए तो ये अमेरिका की कोलोराडो नदी की सबसे लोकप्रिय भी आकार की घाटी है, तो इसका दोनों कथन सही हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा मालदीव, गैबान और ब्राज़ील से होकर गुजरती है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा की बात किया जाए तो भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। ये 13 देश कौन कौन से हैं? तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, गैबान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया, युगांडा, केन्या, साओ टोम और प्रिंसिप हैं। ये कुल 13 देशों से होकर गुजरता है। इसे आप सभी मैप में एक बार देख लेंगे तो आप सभी को ये याद रहेगा, और ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है? तो महासागर तल विन्यास का विभाजन कौन सा नहीं है? तो टीलाइट नहीं है, इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं पे गहरे सागरी मैदान, महाद्वीपीय सीमांत और मध्य महासागरी घटक, ये सभी महासागर तल विन्यास का एक विभाजक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने वाराणसी के कारीगरों और बुनकरों के सामान या फिर माल को वैश्विक मंच पर लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्लिपकार्ट के साथ किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के कारीगरों और बुनकरों के सामान को वैश्विक मंच पर लाने के लिए फ्लिपकार्ट से समझौता किया है। अगला देखते हैं, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है, तो किसका निकाय है? तो ये खाद्य और कृषि संगठन का। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात किया जाए तो यह
खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, अगला देखते हैं, नंदा देवी चोटी हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है। नंदा देवी चोटी की बात किया जाए तो यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत और देश के भीतर यह उच्चतम पर्वत शिखर है। ठीक है, वहीं पे पहला सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है भारत का? तो वह K2 गाडविन ऑस्टिन है, जो पीओके में स्थित है। इसलिए भारत के भीतर सबसे उच्चतम पर्वत की बात किया जाए तो नंदा देवी है, जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे पूर्वी हिमालय के पर्वतों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित क्रम में इसे बताना है। तो आइए देखते हैं, पूर्वी हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है मिसमी पहाड़ी, ये पहले स्थान पे आएगा, सबसे उत्तर में स्थित है। उसके बाद पटकोई बोम आता है, फिर मिकिर पहाड़ी, फिर उसके बाद दक्षिणी छोर में आता है ये लुसाई पहाड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण चलेंगे तो सबसे उत्तर में मिसमी पहाड़ी में पूर्वी हिमालय का सबसे उत्तरी पहाड़ी मिसमी पहाड़ी होगा। उसके बाद पटकोई बोम आता है उसके दक्षिण में, फिर इसके दक्षिण में मिकिर पहाड़ी आता है, फिर इसके दक्षिण में लुसाई पहाड़ी आता है। चलिए अगला देखते हैं, पीताम्बरी एक किस्म है, तो पीताम्बरी सरसों की एक किस्म है। ठीक है, अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अग्निपथ योजना की बात किया जाए तो इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्ष के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। वहीं दूसरा कथन कह रहा है, उल्लिखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% बैच को उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके कार्यकाल पूर्ण होने के बाद 4 साल पूर्ण होने के बाद 25% युवाओं को 15 वर्षों की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। यहाँ 50% नहीं होगा, 25% होगा। ठीक है, इसलिए इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में समाचारों में रहा कुनैन वन स्थित है। तो कुनैन वन कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट अगला है, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ जो कथन सही नहीं है उसे बताना है। तो आइए देखते हैं, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। तो बिल्कुल सही है, पहला कथन सही हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन कह रहा है, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यह गलत हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी पर्वत और उसकी अवस्थिति को देखते हैं। इसमें 2 सुमेलित हैं, उसे बताना है। निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? तो कोटोपैक्सी की बात किया जाए तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर में स्थित है, तो ये सही है। वहीं वेसुवियस फिलीपींस में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। वेसुवियस कहाँ पे स्थित है? तो इटली में स्थित है। वेसुवियस इटली में स्थित है। वहीं फ्यूजियामा जापान में स्थित है और किलिमंजारो अंगोला में नहीं होगा, तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। तो इसमें पूछा है कौन सा 2 सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 3 सही सुमेलित हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर में स्थित है और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत जापान में स्थित है। ठीक है, ये सब 2 सुमेलित हैं। वहीं वेसुवियस की बात किया जाए तो वेसुवियस ये इटली में स्थित है और किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ये सभी ज्वालामुखी पर्वत कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप सभी याद रखिएगा, ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। यहाँ पे उच्चावच और उसके विशेषताओं से संबंधित देखना है। निमग्न द्वीप की बात किया जाए तो निमग्न द्वीप चपटे शिखर के होते हैं, तो बिल्कुल सही है। निमग्न द्वीप चपटे शिखर के समुद्र के
तल में पाए जाते हैं। यहाँ पे जितने भी उच्चावच हैं ये सभी समुद्र के तल की बात किया जा रहा है, तो उस परिप्रेक्ष्य से देखना है। एटाल की बात किया जाए तो एटाल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप हैं, तो ये भी सही है। समुद्री टीला ये गैर ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समुद्री टीला एक ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, गैर ज्वालामुखी नहीं, ज्वालामुखी उद्भव से होता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं अंतः समुद्री कंदराएँ ये गहरी घाटियाँ होती हैं, समुद्र के अंदर जो गहरी घाटियाँ होती हैं वह अंतः समुद्री कंदराएँ के अंतर्गत होती हैं। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू इसे किया जाएगा। आप सभी को ये टेस्ट सीरीज कैसा लगा आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।